हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा व अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपनी सीरीज़ चला रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत, इसमें हम जो चार्टर एक्ट थे वो पढ़ चुके हैं। उसका यानी कि जो संवैधानिक विकास था वो पढ़ चुके हैं हम। दूसरा जो संविधान के स्रोत थे वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा संविधान की प्रस्तावना हम देख चुके हैं, संविधान की विशेषताएं हम देख चुके हैं। पिछली 6 क्लास में हम ये कर चुके हैं। तो अगर आपने वो हमारी 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। उसी के क्रम को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत में नागरिकता, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता, ठीक है। तो बिना समय व्यर्थ किए हम इसको पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं इसमें कि भारत में नागरिकता और सबसे पहले जानते हैं कि नागरिकता शब्द का अर्थ क्या है। तो आज की हमारी जो है क्लास ये 7 है और टॉपिक है भारत में नागरिकता। तो चलिए देखते हैं। नागरिकता शब्द से उल्लेख किसी भी समुदाय के पूर्ण सदस्यता का आनंद प्राप्त करना या राज्य में जिसमें नागरिक रहता है वह राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त करता है। इसे एक विशेष राज्य के व्यक्ति के कानून के संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे वह राज्य के प्रति अपनी वफादारी निभाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहता है और अपने कर्तव्यों को निभाकर, जैसे कर अदा करना, जरूरत के समय सेना की मदद करना, राष्ट्रीय सिद्धांतों और मूल्यों का सम्मान करना आदि आता है। तो नागरिकता शब्द का अर्थ क्या होता है ये हमने इसमें देख लिया है। अब इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं एक बार। संसद के कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए संविधान सभा में अनुच्छेद 11 के माध्यम से एक सामान्यकृत प्रावधान शामिल किया गया। हालांकि जब इस संविधान को अपनाया गया तब अनुच्छेद 5 से 11 के रूप में नागरिकता के संविधान भाग 2, कौन सा भाग 2 लागू किया गया, जो कि निम्न प्रकार का उल्लेख करता है। चलिए देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 5 जो है किस प्रकार का उल्लेख करता है जानते हैं। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है, जो भारत के क्षेत्र में रहता है, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, ठीक है, जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे, या कम से कम 5 साल के लिए सामान्य नागरिक रहे, परंतु इस प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। यानी कि कम से कम 5 साल के लिए भारत के सामान्य नागरिक रहे, ठीक है, तुरंत इस प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि जो व्यक्ति जब ये संविधान लागू हुआ उसके कम से कम 5 साल के लिए भारत के सामान्य नागरिक रहा हो उस दौरान, तो तुरंत इस प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 6, कुछ भारतीयों को नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, यानी कि संविधान जब हमारा बना उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम के प्रावधान हुए थे वो देख लेते हैं। पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के तहत शामिल करना, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, नागरिकता का अधिकार कुछ पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए, ये लोगों के लिए विशेष प्रावधान है जो मार्च 1 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए परंतु बाद में भारत लौट आए। कौन सी डेट है, ये डेट याद रखेगा, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे परंतु बाद में भारत लौट आए। अनुच्छेद 8, दोस्तों थोड़ा जल्दी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो है जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है वो लोग आप देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। आप इसको जो इसकी स्पीड है वो स्लो करके आप इसको आराम से देख लीजिएगा और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या इनको अपने छोटे छोटे पॉइंट वाइज नोट बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 8, ये नागरिकता का अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जो भारतीय मूल के होते हुए भारत से बाहर रोजगार, यानी कि हैं तो भारत के मूल के लेकिन वो भारत से किसी अन्य देश में जाके रोजगार, शिक्षा और शादी अनुच्छेद 8 के आगे रख देने के उद्देश्य से दिया गया है। अनुच्छेद 9, वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल करता है वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 9 के अनुसार जो व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 10, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है इस भाग के किसी भी भाग के प्रावधान के तहत जो संसद द्वारा बनाया गया है के अधीन होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, जब 1955 का जो नागरिकता अधिनियम आया और इसका संशोधन, ठीक है। अब 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार क्या था,
1955 का नागरिकता अधिनियम संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है, यानी कि अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है। अब इसमें 1955 के तहत क्या था, वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो, वह भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन राजनयिकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। राजनयिकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी कहलाएगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करेगा, जैसे या तो उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, या माता पिता जो है या पिता नागरिक हो, या तो माता पिता भारत के नागरिक हो या पिता नागरिक हो। कुछ विदेशी कुछ शर्तों को पूरा करने के द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी शर्तें पूरी कर सकते हैं करके वो नागरिकता हासिल कर सकते हैं, देख लेते हैं। यदि कोई भी क्षेत्र भारत हिस्सा बन जाता है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बन जाता है, वो तो ऑटोमेटिक जो उस क्षेत्र में जो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जो हमने हासिल किया है या भारत ने हासिल किया है, तो वो उस जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक भारत का हिस्सा बन जाएंगे, यानी उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सरकार उन्हें नागरिक बनाने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कुछ शर्तें भी हो सकती हैं जिसके द्वारा वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। नागरिकता कुछ आधारों जैसे त्याग, बर्खास्तगी आदि से हो सकती है। एक राष्ट्रमंडल देश के नागरिक को भारत में राष्ट्रमंडल नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। अब आता है 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम विशेष रूप से असम राज्य की नागरिकता से है। किससे क्वेश्चन नहीं बन सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है क्वेश्चन, क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि यह नागरिकता पाने के लिए अवैध प्रवासियों को निर्धारित प्रारूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकृत होने की जरूरत है, यानी कि उनको पंजीकरण की आवश्यकता होगी अगर वो असम राज्य से संबंधित है। कि जो प्रवासी हैं, यानी कि कुछ ऐसे अवैध प्रवासी अगर उनको जो है मान लो काफ़ी पुराने टाइम से उसमें रह रहे हैं, काफ़ी उसके किसी यानी कि असम राज्य में आ गए हैं, तो उनको क्या करना होगा, जो हमारा वाणिज्य दूतावास है उसमें पंजीकरण कराना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसका थोड़ा ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं इसको आपको कभी डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1986 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है विशेष रूप से। अब आते हैं 1992 यानी कि 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता मिल सकती है यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई भी अपने जन्म के समय भारत के नागरिक हों, ठीक है, यानी कि माता पिता दोनों में से कोई भी अपने जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों। अब है 2013 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम अधिकारों का परिचय देता है जिसमें उनके पंजीकरण से संबंधित विदेशी नागरिकों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। नंबर 5, 2005 का नागरिकता अधिनियम। यह अधिनियम गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर निर्भर करता है। यह PIOs के 16 देशों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता के अधिग्रहण की विधियाँ। अब किन किन तरीकों से जो है नागरिकता ग्रहण हम कर सकते हैं, देख लेते हैं। जन्म के द्वारा इस धारा के तहत नागरिकता का अनुदान संशोधन के अनुसार उस जगह के समय के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। नंबर 2, नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किस द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है भाई, अगर हम सपोज कीजिए कोई किसी उसका वंश जो है भारत में है तो ऑटोमेटिक वहाँ का भारत का नागरिक बन जाएगा। देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जाएगा। देशीकरण मतलब मान लिया कोई देश जीत लिया है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जीत लिया है तो उसका देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5, किसी क्षेत्र के अपने देश में समावेश द्वारा भी नागरिकता, ये जो मैंने अभी बताया ये वही है। देशीकरण का मतलब यानी कि मान लिया कोई इस देश कोई भारत में आके बस गया, रह रहा है, तो वो भी वहाँ का नागरिक बन जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। नागरिकता का खो जाना। अब नागरिकता किस किस द्वारा खो सकती हैं, देख लेते हैं। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता के खो जाने के साथ साथ अधिग्रहण करने के प्रावधानों के बारे में भी बताता है। नंबर 1, त्याग के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकता का त्याग की घोषणा
करना जिससे उसकी भारत की नागरिकता ले ली जाए। यानी कोई अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को जो त्यागना चाहता है तो उसके द्वारा भी वो त्याग सकता है, उससे इसकी जो है नागरिकता ले ली जाएगी। निष्कासन के द्वारा यदि एक व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर किसी भी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक बन गया है तो ऑटोमेटिक उसकी जो है नागरिकता ले ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत के विदेशी नागरिक कौन कौन होते हैं? 2003 की नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार भारत के विदेशी नागरिक में वह व्यक्ति भी शामिल है भारतीय मूल का नागरिक होने के बाद किसी और देश का नागरिक हो जाने वाला व्यक्ति, यानी कि PIO। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि भारतीय मूल का नागरिक होने के बावजूद किसी और देश का नागरिक हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? PIO। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के तुरंत बाद भारत का नागरिकता छोड़ देनी तथा केंद्र सरकार द्वारा OCI के रूप में पंजीकृत कराना। OCI यानी कि ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया। अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय कौन है? यानी NRI। एक NRI भारत का नागरिक होता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, यानी कि उसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और अस्थायी रूप से या तो रोजगार या शिक्षा या इस तरह किसी भी अन्य कारण से अन्य देश में जाकर बस जाता है। किस लिए बस जाता है? रोजगार या शिक्षा के लिए या किसी अन्य कारण के लिए। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति किसको माना जाएगा? देख लेते हैं। यह प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है और उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा, बताइए इसमें कौन सा ठीक है। 1 ठीक है या 1 या 2 ठीक है या 2 या 3 ठीक है या मान लिया सारे ही ठीक है या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन है भारतीय मूल के व्यक्ति? देखते हैं। जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हैं लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं है क्योंकि वह किसी दूसरे देश का नागरिक है, परंतु माता पिता भारतीय मूल के होने के कारण वह भारतीय नागरिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दादा दादी या माता पिता भारतीय मूल के हैं। नागरिकता का मुद्दा, नागरिकता मुद्दा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए नागरिकता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण नींव है। क्या है? महत्वपूर्ण नींव है। तो दोस्तों आज ही हमारा छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा तेज़ स्पीड से इसलिए मुझे आप लोगों की शिकायत रहती है, आप लोग कमेंट में भी मुझे बोलते हो थोड़ी स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो टॉपिक जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाएगा और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि मैं ये बड़े क्रिस्प और ये प्रिसाइज तरीके से तैयार किए गए नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए हो तो हमें आप कमेंट में बताएं और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, जैसी भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके कमेंट हो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और आप हमें साथ ही ये बताएं कि हम इसको सीरीज़ को आगे जारी रखें, आपको पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, नागरिकता के संबंध में ये विषय था। कल हम आपको जो अभी नेक्स्ट क्लास आएगी, हो सकता है वो आज ही आ जाए या कल आ जाएगी, तो उसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाएंगे आपको और अनुच्छेद से आप जानते हैं कि 2 से 3 प्रश्न डायरेक्टली आ जाते हैं, कम से कम 2 तो आते ही आते हैं। और अनुच्छेद के बेस पे हम अनुच्छेद इस तरह से पढ़ेंगे कि तो हो सकता है आपके अनुच्छेद के कवर करने से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि UPSC के एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन पॉलिटी से आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी और प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।